आरआरबी टेस्ट सीरीज। इससे पहले के क्वेश्चन में हम आरआरबी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर चुके हैं। उसी सीरीज में हम आज फिर से आरआरबी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट ईयर से क्वेश्चन पेपर को। पहला क्वेश्चन नंबर है हमारा, व्हाट इज द सिंबल ऑफ द एलिमेंट गैलियम। गैलियम का सिंबल क्या है? What is the symbol of the element गैलियम? गैलियम एक मिनरल है। क्या है इसका सिंबल? कुछ आइडिया है आपको? क्या है? जी तो नहीं है, Gi भी नहीं है, राइट आंसर है G। ठीक है, अच्छा एक चीज और, आरआरबी क्वेश्चन कैसा पूछता है पहले से पता होगा आपको। 70% नर्सिंग पूछेगा और 30% नॉन नर्सिंग ना। नॉन नर्सिंग में भी कौन कौन सा पूछता है? एक तो कुछ क्वेश्चंस जनरल साइंस के होते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैथ्स एंड रीजनिंग के होते हैं और कुछ क्वेश्चंस जीके के होते हैं ना। तो ये पहला क्वेश्चन जनरल साइंस का है, राइट आंसर है इसका गैलियम। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड पता है आपको क्या है? विटामिन ई। विटामिन ई तो नहीं है, विटामिन सी, राइट आंसर। राइट आंसर है इसका विटामिन सी है, राइट आंसर। विटामिन ए नहीं है, विटामिन डी भी नहीं है। एक बार हम सबको देख लेते हैं कि इनका दूसरा नाम क्या है। विटामिन ई का दूसरा नाम पता है क्या? टोकोफेरोल। विटामिन ई का दूसरा नाम टोकोफेरोल है। आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो इसको, ठीक। साथ में हम इसको डिस्कस करते जाएंगे। विटामिन ई का दूसरा नाम टोकोफेरोल है और इसका मेन फंक्शन एंटी इनफर्टिलिटी है। एंटी इनफर्टिलिटी मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने के लिए काम करता है, इसलिए इसका दूसरा नाम दिया है एंटी इनफर्टिलिटी। ठीक है, और इसका रिचेस्ट सोर्स, विटामिन ई का रिचेस्ट सोर्स वेजिटेबल फूड्स हैं। वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल इज रिचेस्ट सोर्स है। ठीक है, विटामिन ई। दूसरा ऑप्शन क्या था? विटामिन सी। विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड। रिचेस्ट सोर्स क्या है इसका? रिचेस्ट सोर्स आंवला। आंवला, आंवला का दूसरा नाम इंडियन गूसबेरी। यस, इंडियन गूसबेरी है दूसरा नाम। ठीक है, मेन फंक्शन क्या है इसका? मेन फंक्शन बहुत सारे काम है इसके, मेन हम देख लेते हैं ना। एक तो ये वुंड हीलिंग में हेल्प करता है, वुंड हीलिंग। दूसरा ये वन ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है, एंटीऑक्सीडेंट सेकेंड प्रायोरिटी में। सेकेंड प्रायोरिटी में ये एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। मतलब अगर हम एंटीऑक्सीडेंट की बात करें स्पेसिफिकली कि बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट की अगर हम बात करें तो एंटी ऑक्सीडेंट बेस्ट है विटामिन ई। 3 विटामिन से जो कि एंटीऑक्सीडेंट के काम करते हैं, अगर उसमें से बेस्ट पूछा जाए तो विटामिन ई बेस्ट है। सेकेंड प्रायोरिटी विटामिन सी और थर्ड प्रायोरिटी है विटामिन ए। विटामिन ए थर्ड प्रायोरिटी में। ठीक है, बेस्ट है विटामिन ई।
बेस्ट होने की वजह से ही इसको ब्यूटी विटामिन कहते हैं। ब्यूटी विटामिन, एक तो हमने देखा कि एंटी इनफर्टिलिटी विटामिन, साथ ही ब्यूटी विटामिन कहते हैं क्योंकि ये बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है। विटामिन, हाँ, विटामिन सी सेकंड प्रायोरिटी में एंटीऑक्सीडेंट है और थर्ड प्रायोरिटी में विटामिन ए एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट विटामिन कौन सा था? विटामिन डी। विटामिन डी का केमिकल नेम है, क्या है केमिकल नेम? कोलेकेल्सीफेरोल। विटामिन डी का केमिकल नेम कोलेकेल्सीफेरोल। रिचेस्ट सोर्स क्या है? कॉड लिवर ऑयल। कॉड लिवर क्या है? एक फिश है, एक फिश है जिसका नाम है कॉड फिश, उसके लीवर का ऑयल में रिचेस्ट विटामिन डी होता है, ठीक है। मेन फंक्शन क्या है इसका? मेन फंक्शन अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, और कैल्शियम का अब्जॉर्ब करता है, इसलिए मिनरलाइजेशन ऑफ बोन एंड टिथ में हेल्प करता है ना, हेल्प इन मिनरलाइजेशन ऑफ बोन एंड टिथ, बोन एंड टिथ के फॉर्मेशन में, स्ट्रेंथनिंग में विटामिन डी हेल्प करता है। मेन फंक्शन है इसका कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन, ठीक है। अच्छा, विटामिन डी बहुत स्पेशल विटामिन है, इसके मल्टीपल 6 to 7 नेम्स हैं इसके। क्यों क्यों? एक तो ये विटामिन डी किसी भी वेजिटेबल्स में नहीं होता है, किसी भी वेजिटेरियन फूड में नहीं होता है, ये सिर्फ नॉन वेजिटेरियन फूड में मिलेगा, और वो भी किसमें? कॉड लिवर ऑयल में, वो हमने देख लिया, ठीक है। एक ही हमको मिलता है सनलाइट से, सनलाइट लेने के लिए पैसे देने तो नहीं पड़ते हैं, है ना, इसीलिए इसका दूसरा नाम है पुअर मेंस विटामिन। हाँ, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि पुअर मेंस विटामिन किसे कहा जाता है, तो विटामिन डी को पुअर मेंस विटामिन। और ये क्या करता है? बोन को स्ट्रेंथन होने के लिए हेल्प करता है, इसलिए रिकेट से प्रिवेंट करता है, इसलिए इसका दूसरा नाम है एंटी रेचियाटिक, एंटी रेचियाटिक विटामिन। एंटी रेचियाटिक विटामिन ब्रैकेट में लिख लेना, प्रिवेंट फ्रॉम रिकेट्स इन चाइल्ड। चाइल्ड में तो ये रिकेट से प्रिवेंट करेगा, और अडल्ट में प्रिवेंट फ्रॉम, यस, ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया का मतलब क्या है? क्या है? सॉफ्टनिंग, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन ए, फोर्थ ऑप्शन विटामिन ए। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल, है ना, रेटिनॉल है इसका केमिकल नेम। रिचेस्ट सोर्स क्या है? हाँ, ये अच्छी चीज है, हाँ, कॉड लिवर ऑयल। विटामिन ए और विटामिन डी दोनों का रिचेस्ट सोर्स कॉड लिवर ऑयल है। इसको हम देखेंगे, देखो, विटामिन ए जो है ये दो फॉर्म में होता है, ठीक है। एक है रेटिनॉल जो कि एक्टिव फॉर्म होता है, और ये सिर्फ प्रेजेंट होता है एनिमल फूड्स में। एनिमल फूड्स में बेस्ट किसमें? कॉड लिवर ऑयल, ठीक है। एक फॉर्म है रेटिनॉल, नाम है उसका, एक्टिव फॉर्म होता है, और ये सिर्फ एनिमल फूड्स में होता है। एक्टिव फॉर्म है, इसका मतलब विजन में जो हेल्प करने वाला फॉर्म है विटामिन ए का, वो रेटिनॉल है। दूसरा फॉर्म है इसका कैरोटीनोइड्स, कैरेटिनोइड, कैरेटिनोइड, कैरोटीनोइड इनएक्टिव फॉर्म है,
और ये मिलता है प्लांट फूड्स में। प्लांट फूड्स जैसे कि ग्रीन, येलो, ऑरेंज फूड्स। अभी ग्रीन फूड्स कौन से हैं? बेस्ट है हमारा बनाना, पपाया और कैरोट्स। सिर्फ कैरोट नहीं है, सारे ही ग्रीन फूड्स या फिर येलो कलर्ड फूड या फिर ऑरेंज फूड्स, इस फूड्स में हमें कैरोटीन देखने को मिलेगा। और सारे ही इन कलर के फूड्स में विटामिन ए तो मिलेगा, लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। कैरोटीन को फंक्शन करने के लिए रेटिनॉल में कन्वर्ट होना पड़ेगा, तब जाकर के फंक्शन कर पाएगा। इसलिए बेस्ट फॉर्म होता है रेटिनॉल। बेस्ट फॉर्म रेटिनॉल है, जो कि एनिमल फूड्स में मिलता है। सिर्फ कौन सा एनिमल फूड? तभी समझ में आया ये चीज, ठीक है। ये हो गया सोर्सेस, ठीक है। फंक्शन क्या है इसका? विजन, प्रोवाइड विजन। और एक अभी हमने ऊपर देख लिया एंटीऑक्सीडेंट है, लेकिन थर्ड प्रायोरिटी का। एंटीऑक्सीडेंट थर्ड प्रायोरिटी का। डेफिशिएंसी कौन सी डिसीज करती है? नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस ये बहुत सीरीज में देखने को मिलेगा। नाइट ब्लाइंडनेस इसके 5 डिसीजेस हैं। ये फर्स्ट सिम्टम ऑफ जो है विटामिन डेफिशिएंसी का, विटामिन ए डेफिशिएंसी का फर्स्ट सिम्टम है नाइट ब्लाइंडनेस। जब रेगुलर क्लास पढ़ोगे न्यूट्रिशन का, तब आपको ये पढ़ने को मिलेगा। 5 मेन सिम्टम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आया क्या पूरा? ब्लैंक इज ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड, राइट आंसर है विटामिन सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये रीजनिंग मैथ का क्वेश्चन है। अ ट्रेन पासेस स्टेशन प्लेटफॉर्म इन 65 सेकेंड and main standing on the platform in 49 seconds. If the speed of the train is 29 meter per second, what is the length of the platform in meter? तो ये आपको फॉर्मूला से कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका राइट आंसर है बी, 464 मीटर, ठीक। देखा था आपने? हाँ, ये से क्वेश्चन रेलवे में पूछे जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द बेसिस ऑफ एबीसी एनालिसिस? एबीसी एनालिसिस क्या है? इन इन्वेंट्री कंट्रोल। रिसर्च नहीं, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का क्वेश्चन है ये। एबीसी एनालिसिस का बेसिस क्या है? तो पहले हम एक बार एबीसी के बारे में देख लेते हैं, इसके बाद फिर इसका आंसर करेंगे, है ना। एबीसी का फुल फॉर्म है ऑलवेज बेटर कंट्रोल। पढ़ा है क्या आप लोगों ने? हाँ, वो भी होता है। एक एबीसी है, एक एफएसएन है, एक एमएसएल है। देखेंगे इसको, ठीक है। एबीसी के बारे में हम देख लेते हैं। एबीसी का फुल फॉर्म है ऑलवेज बेटर कंट्रोल। इसमें क्या है? इसमें मटेरियल को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। वो जो डिवीजन का बेस है, वो डिवीजन का बेस इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस बेसिस पर डिवाइड किया गया है। तो उस बेस का नाम है ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट वैल्यू। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि किस बेसिस पर डिवाइड किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट वैल्यू, है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वो 3 कैटेगरी कौन कौन से हैं? कैटेगरी ए। कैटेगरी ए में ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स रखें जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन हॉस्पिटल में कम चाहिए, जैसे कि वेंटिलेटर ना। अगर एक हॉस्पिटल है तो जितने वार्ड से, हर वार्ड में अगर 1-2 भी हम दे दें तो वो इनफ है, प्रॉपर काम चलता रहेगा। लेकिन ये क्या है? एक तो ये मोस्ट एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है और रिक्वायर्ड इन लेस अमाउंट। रिक्वायर्ड इन लेस अमाउंट, बहुत सारे अमाउंट में जरूरत नहीं होते हैं, लेकिन इनका मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जो हायर अथॉरिटी है वो मैनेज करेगा तब ये प्रॉपर चलेगा, अदरवाइज ज्यादा खर्च आ जाएगा, खराब हो जाएगा, है ना। तो मैनेजमेंट इज स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट की जरूरत होती है कैटेगरी ए के इक्विपमेंट के लिए। एग्जांपल जैसे कि वेंटिलेटर। कैटेगरी
बी कैटेगरी बी मीडियम कॉस्ट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि बीपी इंस्ट्रूमेंट। क्या नाम है बीपी इंस्ट्रूमेंट का? स्फिग्मो मैनोमीटर। इनका कॉस्ट मीडियम होता है, ज्यादा महंगे भी नहीं होते, ज्यादा सस्ते भी नहीं होते हैं ना, तो मीडियम एक्सपेंसिव होते हैं ये। एंड रिक्वायर्ड इन मीडियम अमाउंट, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है और बहुत कम भी नहीं। अमाउंट का मतलब है नंबर्स, मीडियम नंबर्स में जरूरत होते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट भी मॉडरेट लेवल में है। और कैटेगरी सी जैसे कि हाँ लेस एक्सपेंसिव है, ग्लूकोज स्ट्रिप। ग्लूकोज स्ट्रिप हमें बल्क में चाहिए, बहुत सारे अमाउंट में होना चाहिए और बहुत ज्यादा खर्च करना नहीं पड़ता है ना, तो एक तो ये लेस एक्सपेंसिव है और दूसरा रिक्वायर्ड इन बल्क, ठीक है, बल्क में चाहिए ये। तो ये तीन कैटेगरी समझ में आ गया ना। कैटेगरी सी एक तो कम खर्चीले हैं, सस्ते में मिल जाता है, दूसरा बहुत सारे अमाउंट में चाहिए, बल्क में चाहिए, और इसका मैनेजमेंट लो मैनेजमेंट होता है, मतलब हाई अथॉरिटी को मैनेज करने की जरूरत नहीं है, अगर इसका डैमेज हो भी रहा है तो बहुत जल्दी ये रिपेयर हो जाता है ना। लेवल बी जैसे कि स्फिग्मो मैनोमीटर मॉडरेट एक्सपेंसिव होते हैं, मॉडरेट अमाउंट में चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होते हैं। और कैटेगरी ए बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, अगर ये खराब होगा तो इसके लिए बहुत सारा मनी एक्सपेंड करना पड़ेगा, ठीक है। और ये लेस अमाउंट में चाहिए, पूरे हॉस्पिटल में 3-4 ही नंबर्स में होते हैं, ठीक है। तो ये कैटेगरी, ये डिवीजन किस बेसिस पर किया गया है? कॉस्ट वैल्यू के बेसिस पर किया गया है। ये कॉस्ट वैल्यू ऑप्शन में है क्या? यूनिट कॉस्ट ऑफ आइटम्स, प्रोक्योरमेंट तो नहीं है, क्रिटिकली ऑफ आइटम नहीं है, एनुअल कंजप्शन नहीं है, राइट आंसर है हमारा ए, यूनिट कॉस्ट ऑफ आइटम, ठीक है। ये हम 2-3 और देख रहे थे जो एफएसएन है। एफएसएन का मतलब होता है फास्ट मूविंग, मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाते हैं, बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। स्लो मूविंग और मीडियम मूविंग, ये 2-3 है जिसमें से मेन है एबीसी, और एबीसी का बेसिस आपसे बार बार पूछा जाता है, वो है कॉस्ट वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, विच इज अ मैक्रो मिनरल। एक तो उसने मैक्रो मिनरल पूछा है, दैट इज बॉडी नीड्स टू वर्क, जो कि बॉडी के थ्रू रिक्वायर्ड है। लेड तो रिक्वायर्ड नहीं है, गोल्ड भी नहीं है, सिल्वर भी नहीं है, राइट आंसर है कैल्शियम है, ठीक है। अच्छा, कैल्शियम के बारे में 2 चीजें हम देखेंगे, एक तो ये बॉडी में पाया जाने वाला सबसे बड़ा मैक्रो मिनरल है, लार्जेस्ट मैक्रो मिनरल इन बॉडी, बॉडी में पाया जाने वाला लार्जेस्ट मैक्रो मिनरल है। दूसरा, बॉडी में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा मैक्रो मिनरल है, मोस्ट अबंडेंट मैक्रो मिनरल फाउंड इन बॉडी, है ना। और इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन फॉर्मेशन एंड मिनरलाइजेशन ऑफ बोन एंड टीथ, और ये ब्लीडिंग स्टॉप करने में भी हेल्प करते हैं क्या? हेल्प इन स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग, समझ में आया? बढ़े आगे, क्वेश्चन नंबर 6, द 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायत राज, 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायत राज वॉज रिकमेंडेड बाय, सुना है क्या इसका नाम? 3-tier सिस्टम, सिमोन कमीशन, बलवंत राय कमीशन, जयप्रकाश नरेन कमेटी और कला कलेकर कमेटी। एक बार देख लेते हैं पहले हम 3-tier सिस्टम का मतलब क्या है, कौन कौन सा
ग्राम पंचायत और जिला परिषद और पंचायत समिति। इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो दो पूछा जाता है। एक तो ग्राम पंचायत कौन से लेवल में होता है, विलेज लेवल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में या ब्लॉक लेवल में, तीनों का लेवल पूछा जाएगा और तीनों का हेड पूछा जाता है। दो क्वेश्चन होगा। तीसरा क्वेश्चन है कि ये 3 टियर सिस्टम कौन सा कमिटी लेकर आया था। ये 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ग्राम पंचायत कौन से लेवल पे होता है, विलेज लेवल में। इसका हेड कौन है, सरपंच। पंचायत समिति कौन से लेवल में है, कौन से लेवल में, ब्लॉक लेवल में। हेड कौन है, बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। पंचायत समिति का हेड है बीडीओ, ब्लॉक लेवल में होता है, ठीक है। जिला परिषद कौन से लेवल में है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में। हेड कौन है, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो ये किसी भी से पूछ सकते हैं कि ग्राम पंचायत का हेड कौन है, या पंचायत समिति का हेड, या जिला परिषद का हेड, और ये तीनों कौन से लेवल में होते हैं। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन ये है कि 3 टियर सिस्टम कौन सी कमिटी ने रिकमेंड किया था। तो कौन सी कमिटी ने रिकमेंड किया था, बलवंत राय कमेटी। ये याद रखना, ठीक है। बलवंत राय कमेटी ये कंसेप्ट लेकर के आया था कि लोकली 3 टियर सिस्टम से हम किसी भी विलेज को गवर्न कर सकते हैं, ठीक है। जिसका दूसरा नाम दिया उन्होंने पंचायत राज सिस्टम। समझ में आया क्या, लिख लिया, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, which drug is used to treat HIV और एड्स। एड्स को मैनेज करने के लिए कौन सा ड्रग यूज किया जाएगा, जिडोबुडिन। एक बार ऑप्शन भी देख लेते हैं। एम्पिसिलिन क्या है, कौन से ग्रुप का, पेनिसिलिन ना, पेनिसिलिन ग्रुप का है। डेक्सामेथासोन क्या है, स्टेरॉइड है। स्ट्रेप्टोमाइसिन कौन से ग्रुप का, स्ट्रेप्टोमाइसिन है ना, अमीनोग्लाइकोसाइड ग्रुप का है। और जिडोबुडिन क्या है, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। एआरटी है, एआरटी को 3 में क्लास में कैटेगराइज किया गया, जिसमें से फर्स्ट क्लास है नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, जिसका एक एग्जांपल है जिडोबुडिन। तो राइट आंसर तो हमारा जिडोबुडिन हो गया है ना। एक बार हम देख लेते हैं जिडोबुडिन के बारे में। जिडोबुडिन कौन से क्लास का है, ये न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। इस कैटेगरी में बाकी ड्रग्स भी है, उसके भी एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। अदर ड्रग्स, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स में एक तो जिडोबुडिन है। इसके अलावा कौन कौन से हैं, स्टाबुडिन, डिडनोसिन, लेमिबुडिन, अबुकावर। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि NRTI के अदर ड्रग्स हैं। एक हमारा और कौन सा है, जिडोबुडिन, है ना। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि विच इज बेस्ट ART, क्वेश्चन है हमारा बेस्ट
ART, बेस्ट ART ड्रग। सारे ART क्या है? एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। सारे ही ART ड्रग्स में से बेस्ट ड्रग कौन सा है? आंसर जुडोबुडिन। ठीक है, बेस्ट ART ड्रग है जुडोबुडिन। क्वेश्चन नंबर दूसरा, विच इज बेस्ट न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर ड्रग। एक तो उसने ओवरऑल पूछ लिया, ओवरऑल एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स में से बेस्ट ड्रग कौन सा है? राइट आंसर है हमारा जुडोबुडिन। अगर उसने ये पूछा कि बेस्ट न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर ड्रग कौन सा है, तब भी आंसर क्या है हमारा? जुडोबुडिन, है ना। मतलब बेस्ट ड्रग जुडोबुडिन है। जुडोबुडिन के बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ जुडोबुडिन। जुडोबुडिन का सबसे कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है? क्या करता है ये? एनीमिया। एनीमिया करता है ये। और एनीमिया कैसे करता है? एनीमिया कैसे करता है ये? इट सप्रेस बोन मेरो। बोन मेरो सप्रेशन कॉज करेगा। बोन मेरो सप्रेशन के साथ क्या होगा? ऑल ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कम हो जाएगा। ऑल ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कम होगा और एनीमिया देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्वेश्चन के लाइन लग जाएंगे यहाँ पर। डीओसी इन प्रेगनेंसी विद HIV, पहला क्वेश्चन नंबर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है डीओसी इन HIV। हमने बेस्ट ड्रग कौन सा देखा है? जुडोबुडिन। तो HIV में बेस्ट ड्रग कौन सा देंगे? इसमें कोई डाउट नहीं है ना। डीओसी इन प्रेगनेंसी कौन सा ड्रग देंगे? हाँ, जुडोबुडिन हम देते प्रेगनेंसी में। एक तो एनीमिया पहले से ही होता है। क्यों होता है? हीमोडाइल्यूशन की वजह से एक तो एनीमिया पहले से ही होता है। हम जुडोबुडिन दे देंगे तो एनीमिया और बढ़ेगा, है ना। इसलिए यहाँ पर डीओसी क्या है? नेविरापिन। नेविरापिन ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी विद HIV में डीओसी क्या है? नेविरापिन, फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर आपके पास ऑप्शन में कुछ भी मिले, लेकिन अगर ऑप्शन में नेविरापिन भी मिल जाए और साथ में कोई भी ऑप्शन हो, तो आपका राइट आंसर जाएगा नेविरापिन। ठीक है, अगर नेविरापिन नहीं है तब आपका सेकंड प्रायोरिटी है जुडोबुडिन। सेकंड प्रायोरिटी समझ में आया क्या? जब आप छोरी क्लासेस पढ़ेंगे तब आपको डिटेल में पता चलेगा जुडोबुडिन, नेविरापिन और बाकी सारे ड्रग्स के बारे में। इतना समझ में आ गया? ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा है HIV में? जुडोबुडिन, क्योंकि ये बेस्ट ड्रग है। लेकिन HIV में प्रेगनेंसी में ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा है? क्यों? क्योंकि जुडोबुडिन एनीमिया कॉज करता है, इसलिए हम जुडोबुडिन नहीं दे सकते हैं। समझ में आया ना? आगे बढ़े हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड्स। फ्लूइड्स के थ्रू फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? मतलब कोई भी फ्लूइड है, मान लो वाटर है, वाटर जो एक घर्षण का फोर्स लगाता है, फ्रिक्शन का मतलब होता है घर्षण, तो घर्षण के टाइम पे जो फोर्स लगाता है उस फोर्स का नाम पूछा है उसने। फोर नहीं है, राइट आंसर है ड्रैग। प्लेग भी नहीं है, एफर्ट भी नहीं है ना। राइट आंसर है हमारा डी, ड्रैग। ये एक जनरल साइंस का क्वेश्चन पूछा है उसने कि कोई भी फ्लूइड है, चाहे वाटर हो चाहे ऑयल है, उसको घर्षण के टाइम पर जो फोर्स लगता है, घिसने के टाइम पर जो फोर्स लगता है, उसका क्या नाम है? ड्रैग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। द टर्म लेग बिफोर विकेट इज एसोसिएटेड विद विच गेम और स्पोर्ट। जीके का क्वेश्चन है ये। लेग बिफोर विकेट कौन से गेम से एसोसिएटेड है? तो हमको यहाँ पर विकेट तो दिख रहा है, किससे रिलेटेड हो सकता है ये? क्रिकेट से। क्रिकेट,
आंसर बी। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट है, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं आरआरबी में जो बिल्कुल देखते समझ में आता है कि इसका आंसर क्या होने वाला है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा बहुत देखना पड़ता है जीके। क्वेश्चन नंबर 10, विच ड्रग इज प्रिफर्ड इन यूरिनरी एंड जेनिटल ट्रैक्ट? ऑफ्लॉक्सासिन। क्यों? क्यों? सुना है? ऑफ्लॉक्सासिन नहीं है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन नहीं है, पेफ्लॉक्सासिन नहीं है, नॉरफ्लॉक्सासिन है। रीजन देख लेते हैं हम क्यों है। ये जो ऑफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन सभी एक ही क्लास के हैं, लेकिन नॉरफ्लॉक्सासिन क्या करता है, इसकी जो वर्किंग साइट है ये मोस्ट इफेक्टिवली वर्क करता है यूरिनरी ट्रैक्ट में, मोस्ट इफेक्टिवली वर्क इन यूरिनरी ट्रैक्ट। यूरिनरी ट्रैक्ट और जेनिटल ट्रैक्ट में इसका कंसंट्रेशन ज्यादा अच्छे से हो पाता है, इसलिए यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए मोस्ट प्रिफर्ड ड्रग नॉरफ्लॉक्सासिन है। ठीक है, ओवर दीज ऑल फर्स्ट प्रायोरिटी हम देंगे नॉरफ्लॉक्सासिन को, क्योंकि यूरिनरी ट्रैक्ट में ज्यादा अच्छे तरीके से इफेक्टिवली काम करता है। ठीक, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, स्टैंडर्ड ऑफ मेंटल हेल्थ प्रैक्टिसेस। स्टैंडर्ड ऑफ मेंटल हेल्थ प्रैक्टिसेस आर पब्लिश्ड बाय। मेंटल हेल्थ प्रैक्टिसेस का स्टैंडर्ड कौन सा एसोसिएशन बनाता है? क्वेश्चन नंबर, हाँ, अमेरिका बनाएगा। क्यों अमेरिका बनाएगा? देखिए, एक्सक्लूड करते हैं हम, ये क्या है, ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, TNI। ये वर्ल्ड लेवल पे बात कर रहा है, इंडिया के लिए हम बात नहीं कर रहे हैं, मतलब TNI तो नहीं है ना। अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन हो सकता है, बाकी देख लेते हैं हम। इंडियन नर्सिंग काउंसिल, INC नहीं बनाता है, ये भी सिर्फ इंडियन लेवल पर है। स्टेट नर्सिंग काउंसिल भी नहीं बनाता है। हमारा राइट आंसर क्या है? अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन, ANA। ठीक है, मेंटल हेल्थ प्रैक्टिसेस का स्टैंडर्ड बनाने का काम अमेरिकन नर्सेस एसोसिएशन का। राइट आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12, हु वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 मेंस सिंगल टाइटल? गेम से रिलेटेड है, किसने? कुछ भी, सब राइट आंसर बताना है एक। हाँ, नोवेक है ना, नोवेक ने जीता था। ये आपको पढ़ना पड़ेगा, अभी तो पढ़ना शुरू कर दो, थोड़ा थोड़ा सा एग्जाम न्यूज देखना शुरू कर दो। अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13, इन डोमेस्टिक वाटर सीवेज which of the following thing is not a part of dissolved material? पूछ ये रहा है कि सीवेज में कौन सा एक डिसॉल्व्ड मटेरियल नहीं है। सीवेज में कौन सा एक डिसॉल्व्ड मटेरियल नहीं है? फास्फेट तो डिसॉल्व्ड होता है, नाइट्रेट भी होता है, सैंड तो नहीं होता है, कैल्शियम तो होता है ना। तो राइट आंसर है हमारा सी, सैंड डिसॉल्व्ड नहीं होता, बाकी सारे केमिकल्स हैं और जो कि वाटर में डिसॉल्व्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द मेमोरी डिसऑर्डर दैट अफेक्ट ओल्डर अडल्ट। एक तो मेमोरी डिसऑर्डर पूछा है और पूछा है ओल्डर अडल्ट। डिज्निया, इंसोम्निया, डिमेंशिया और डिस्ट्रॉफी, क्या है इसका राइट आंसर? डिमेंशिया है 100%। मीनिंग देखिए एक बार, श्योर है 100%? डिज्निया का मीनिंग क्या है? ब्रीदिंग डिफिकल्टी, लेबर्ड ब्रीदिंग भी कहते हैं इसे। इंसोम्निया का मीनिंग लैक ऑफ स्लीप। डिमेंशिया मेमोरी लॉस, स्पेशली इन ओल्डर, स्पेशली इन ओल्ड एज। ठीक है, यही पूछा है क्वेश्चन में।
मेमोरी डिसऑर्डर दैट अफेक्ट ओल्डर अडल्ट्स। राइट आंसर है हमारा सी। डिस्ट्रॉफी का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रॉफी, हाँ, डीजनरेशन ऑफ टिश्यू, टिश्यू के डीजनरेशन को बोलते हैं डिस्ट्रॉफी। ठीक है, एक बार हम डिमेंशिया के बारे में देख लेते हैं। डिमेंशिया, एक डिमेंशिया होता है और एक डेलीरियम होता है ना? कौन सा टाइप का डिसऑर्डर है ये? ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर या फंक्शनल? ऑर्गेनिक। एक तो ये ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर है, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर है। दूसरा क्या होता है इसमें? न्यूरॉन का डीजनरेशन होता है। ठीक है, डीजनरेटिव डिसीज ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन्स का डीजनरेशन होता है। मोस्टली ये ओल्ड एज को अफेक्ट करता है ना। तो आपको एक चीज याद रखना है कि ये ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर है, दूसरा ये डीजनरेटिव डिसीज है। न्यूरॉन्स इसमें डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 14 राइट आंसर है सी। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। द नॉर्मल आईक्यू लेवल ऑफ ह्यूमन बीइंग कितना होता है? 90 to 110, 90 to 110, 110 to 120 नहीं होता, 120 एंड अबव नहीं होता, 80 बहुत कम हो जाएगा, है ना? राइट आंसर है सी, 90 to 110। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 16। विच असेसमेंट मेथड विल बी यूज्ड आफ्टर क्लाइंट हैज बीन डिस्चार्ज? पेशेंट के डिस्चार्ज होने के बाद हम पेशेंट को असेस करने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे? रेट्रोस्पेक्टिव, कंकरेंट, ऑडिटिंग या फिर क्वालिटी एश्योरेंस? कौन सा? मीनिंग देख लेते हैं पहले सबका, है ना? देखिए, रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है? रेट्रो का मतलब होता है बिहाइंड, बिहाइंड होता है बैक, पीछे की चीजों को, प्रीवियस चीजों को असेस करने के लिए हम रेट्रो वर्ड यूज करते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव। स्पेक्टिव का मतलब क्या है? विजुअलाइजेशन। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब प्रीवियस की चीजों को एनालाइज करने के लिए, असेस करने के लिए हम रेट्रोस्पेक्टिव वर्ड यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो सकता है। ठीक है, कंकरेंट का मतलब क्या है? कंकरेंट, हमने कंकरेंट डिसइंफेक्शन देखा था, फंडामेंटल में देखा था क्या? फंडामेंटल का क्लास गया, सारा नॉलेज भी चला गया ऐसा? हमने देखा था कंकरेंट डिसइंफेक्शन, एक हमने देखा था टर्मिनल डिसइंफेक्शन, देखा था। कंकरेंट का मतलब होता है ऑनगोइंग, 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 या फिर हम ये बोल सकते हैं, और जब अब हम हॉस्पिटल सेटअप से रिलेटेड है तो हम हॉस्पिटल सेटअप से ये बोलेंगे व्हेन पेशेंट इज प्रेजेंट, व्हेन पेशेंट इज प्रेजेंट। पेशेंट के एडमिशन के टाइम पे जो भी काम होता है उसको हम बोलते हैं कंकरेंट। टर्मिनल का मतलब क्या है? या दो चीजें हो सकता है, हाँ, आफ्टर पेशेंट डिस्चार्ज या फिर और आफ्टर पेशेंट डेथ। फाइनल जो डिसइंफेक्शन हो रहा है पेशेंट के डिस्चार्ज के बाद या डेथ के बाद उसको बोलते हैं टर्मिनल डिसइंफेक्शन। कंकरेंट डिसइंफेक्शन का मतलब है जब पेशेंट प्रेजेंट है, जब पेशेंट हॉस्पिटल में है, ऑनगोइंग, पेशेंट के साथ साथ। ठीक है, तो यहाँ पर भी कंकरेंट इवेल्युएशन का मतलब क्या होगा? इवेल्युएशन हम तब कर रहे हैं जब पेशेंट प्रेजेंट है, लेकिन क्वेश्चन तो उसने ये बोला है कि पेशेंट इज डिस्चार्ज हो चुका है, तो कंकरेंट इवेल्युएशन तो नहीं है। ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है? इवेल्युएशन ऑफ रिकॉर्ड्स, इवेल्युएशन या फिर इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स को एनालाइज किया जाता है, इंस्पेक्ट किया जाता है कि प्रॉपर रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं कि नहीं, उसको बोला जाता है ऑडिटिंग। असेसमेंट तो नहीं है पेशेंट का। क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब क्या है? कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी सर्विसेज डिजायर्ड क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है ना, तो इसका भी कोई रिलेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर डी, राइट आंसर है हमारा ए, रेट्रोस्पेक्टिव इवेल्युएशन। मतलब पेशेंट डिस्चार्ज हो चुका है, डिस्चार्ज होने के बाद हम पीछे जा करके, रेट्रो का मतलब होता है बिहाइंड, बैक, पीछे जा करके
पेशेंट किस प्रॉब्लम के साथ पहले आया था और एट द डिस्चार्ज पेशेंट का प्रॉब्लम क्या है, उन दोनों को असेस करेंगे पेशेंट के डिस्चार्ज के बाद। तो कौन सा मेथड यूज करेंगे हम, ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। किया है क्या इसे? अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो 7 और 9 के बीच में 2 का गैप है, 9 और 13 के बीच में 4 का, 13 और 21 के बीच में 8 का। तो मतलब आप डबल करते जा रहे हो ना, तो आप डबल करते जाएंगे तो 21 और 37 के बीच में 8 दूनी 16, 37 16 दूनी 32, ठीक है। तो अब 37 में 32 प्लस करो 69। ये आपको देखना पड़ेगा, आप जब देखोगे तो अज्यूम करोगे कि 2 का गैप है, 3 का गैप है, 4 का गैप है। आपको क्विक विद इन सेकेंड्स ये प्लस करके देखना पड़ेगा कि हम सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं। जब आपका राइट आंसर आना शुरू हो जाएगा तब उसको प्लस करते जाओगे, आपका ऑप्शन अगर मिल रहा है तो वो राइट है, ठीक है। इसका कोई भी टेक्निक नहीं है, वो आपको देख करके पता चलेगा, कैसे भी तोड़ फोड़ के आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है 69। ऐसा नहीं है, पता चला आप ऑप्शन में 2-4 क्वेश्चन है और आपने सीरीज गड़बड़ कर दिया। जो सीरीज आपने यहाँ से स्टार्ट किया है वो सीरीज हर डिजिट में अप्लाई होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर डबल कर रहे हैं, 2 का 4 कर दिया, 4 का 8 कर रहे हैं, वो एंड तक अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज अगर अप्लाई हो रही है और आपका आंसर आ रहा है तो वही आपका राइट आंसर है, ठीक। ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार इसका प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, पायरिडॉक्सिन इज अदरवाइज कॉल्ड एज। पायरिडॉक्सिन का दूसरा नाम क्या है? B6, B6 है। अच्छा, B12 का दूसरा नाम क्या है? साइनो कोबालामाइन। और दूसरा नाम है क्या इसका? मेथिमो कोबालामाइन। विटामिन B12 का 2 नाम है, साइनो कोबालामाइन या फिर मेथिमो कोबालामाइन। B2 का दूसरा नाम क्या है? राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। B1 का दूसरा नाम थाइमिन। और B6 का पायरिडॉक्सिन। राइट आंसर है विटामिन B6, ठीक है। B6 का दूसरा नाम पायरिडॉक्सिन है, B12 का साइनोकोबालामाइन या फिर मेथिमोकोबालामाइन, B2 का राइबोफ्लेविन, B1 का थाइमिन। न्यूट्रिशन के क्लासेस में आपको ये बहुत डिटेल में समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा, विटामिन B12 के बारे में हम एक चीज देख लेते हैं। विटामिन B12 ये, अच्छा, वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से हैं? वाटर सॉल्युबल विटामिन 2 हैं, एक है विटामिन बी और एक है विटामिन सी। अगर दोनों ही ऑप्शन में हो और आपको एक चूज करना हो तब क्या करोगे? सी चूज करेंगे फर्स्ट प्रायोरिटी। क्यों? क्योंकि बिकॉज ओनली विटामिन B12 इज स्टोर्ड इन बॉडी। विटामिन सी बॉडी से वॉश आउट हो जाता है वाटर के साथ, लेकिन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, B1 से B12 तक सभी विटामिन तो बॉडी से वॉश आउट हो जाते हैं, विटामिन बी की बात कर रही हूँ मैं, लेकिन सिर्फ विटामिन B12 बॉडी से वॉश आउट नहीं होता है, ये स्टोर होता है बॉडी में। विटामिन B12 एक एक्सेप्शनल है, इसलिए वाटर सॉल्युबल विटामिन में से अगर आपसे फर्स्ट प्रायोरिटी पूछा जाए तब राइट आंसर है आपका विटामिन सी, ठीक है। और अगर ऑप्शन में बोध का ऑप्शन हो तो, क्वेश्चन में बोध ऑप्शन हो तो बी और सी दोनों ही है, एक चूज करना हो तो विटामिन सी, ठीक है। विटामिन B12 का एक हो गया। ये दूसरा चीज क्या है, इसका नाम क्या है? साइनोकोबालामाइन। ये एकमात्र विटामिन है जो कि मिनरल कंटेन करता है। इट इज ओनली विटामिन कंटेन मिनरल। कौन सा मिनरल? कोबाल्ट, इसलिए इसका नाम साइनोकोबालामाइन है। ओनली विटामिन है जो कि मिनरल कंटेन करता है। ये कौन सा मिनरल? कोबाल्ट। और इसका रिचेस्ट सोर्स क्या है? रिचेस्ट सोर्स
अच्छा, एक क्वेश्चन तो आपने सुना ही होगा कि अगर कोई पेशेंट है जिसका जीआई सर्जरी हुआ है, जीआई सर्जरी हुआ है, या फिर एक पेशेंट है जो कि वेजिटेरियन है, तो उसमें कौन सा विटामिन डेफिशिएंसी देखने को मिलेगा? विटामिन B12। मतलब वेजिटेबल फूड्स में विटामिन B12 नहीं होता है। तो रिचेस्ट सोर्स कौन सा है B12 का? मीट लिवर, मीट लिवर, लीवर का मीट इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B12। ठीक है, रेड मीट भी बोल सकते हो आप, रेड मीट भी बोल सकते हो, लिवर मीट भी बोल सकते हो, एक ही चीज है। ठीक है, ये है क्या एक्चुअल में, जो फिश होता है, फिश का लीवर का मीट, समझ गए आप? फिश के लीवर का मीट इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B12। ठीक है, अभी B12 की डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज होती है? B12 की डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज होती है? B12 की डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज होती है? पर्नीशियस एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया को डायग्नोस कैसे करते हैं, कौन सा टेस्ट करते हैं? बहुत बड़ा टॉपिक है, B12 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। अभी के लिए इतना काफी है क्या? विटामिन B12, वैसे तो वाटर सॉल्युबल विटामिन दो हैं हमारे पास, विटामिन B और विटामिन C, लेकिन विटामिन B इज एक्चुअली B कॉम्प्लेक्स है ना। इसमें ग्रुप ऑफ विटामिन B आते हैं, B1 से लेकर के B12 तक, जिसमें से सिर्फ B12 एक ऐसा विटामिन है जो कि बॉडी में स्टोर होता है। इसलिए हम फर्स्ट प्रायोरिटी वाटर सॉल्युबल किसको मानते हैं? विटामिन C को। दूसरा है कि विटामिन B इज ओनली विटामिन है जिसमें मिनरल होता है। कौन सा मिनरल? कोबाल्ट। इसका रिचेस्ट सोर्स कौन सा है? मीट लिवर या फिर रेड मीट आप बोल सकते हैं। डेफिशिएंसी से कौन सी डिसीज होती है? पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया को डायग्नोस कैसे करोगे? चिलिंग टेस्ट। सैंपल कौन सा लोगे? यूरिन 24 आवर यूरिन कलेक्शन जो होता है वो वाला सैंपल लेते हैं। ठीक है, इतना काफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 है ना। विच इज अ क्रॉनिक inflammatory and autoimmune disease affecting peripheral synovial joints? रोमेटोइड है, ये ओरियो नहीं है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है। क्या है आपका आंसर? रोमेटोइड आर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्यों नहीं है? ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑटोइम्यून, ऑटोइम्यून नहीं है। पॉलीआर्थराइटिस का मतलब क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ मोर देन वन जॉइंट्स। कहाँ देखने को मिलता है पॉलीआर्थराइटिस? RSD पढ़ लिया होगा, है ना। रूमेटोइड हार्ट डिसीज में देखने को मिलता है ना। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? जॉइंट्स है। ऑस्टियोआर्थराइटिस डीजनरेटिव इन्फ्लामेटरी डिसीज ऑफ जॉइंट है, डीजनरेटिव इन्फ्लामेटरी डिसीज है। एंक्यूलोजिंग का मतलब क्या है? क्या है? डीजनरेशन ऑफ स्पाइन या फिर वर्टेब्रल कॉलम या फिर स्पाइन को अफेक्ट करता है। रूमेटोइड का मतलब क्या है? ये सिस्टमिक है, सिस्टमिक ऑटो इम्यून इन्फ्लामेटरी डिसीज है। सिस्टमिक का मतलब क्या है कि पूरे बॉडी में होगा। अगर राइट हैंड में हुआ है तो लेफ्ट हैंड में भी होगा, राइट लेग में हुआ है तो लेफ्ट लेग के जॉइंट भी अफेक्टेड होगा। मतलब ये बाइलेटरली अफेक्ट करता है। एक देखा है क्या फिंगर्स में कौन सी डिफॉर्मिटी का नाम क्या है?
स्वान नेक डिफॉर्मिटी, ठीक है। फिंगर कुछ इस टाइप का हो जाता है ना। तो अगर राइट हैंड का फिंगर होगा तो लेफ्ट हैंड का फिंगर भी होगा, क्यों? क्योंकि ये सिस्टमिक है, मतलब पूरे बॉडी में होगा, बायलैटरली जॉइंट्स को अफेक्ट करता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? ये डीजनरेटिव डिसीज है, जहां पर वेट ज्यादा लगेगा, सिर्फ उसी जॉइंट को अफेक्ट करता है, मतलब ये यूनिलैटरल जॉइंट को अफेक्ट करता है। यूनिलैटरल जॉइंट इन्वॉल्व, यूनिलैटरल जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। राइट हैंड अगर इन्वॉल्व है तो जरूरी नहीं है कि लेफ्ट हैंड के फिंगर्स में भी जॉइंट एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलेगा। ये मेन डिफरेंस है ऑस्टियोआर्थराइटिस में और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, ठीक है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बायलैटरल जॉइंट इन्वॉल्व है। क्वेश्चन क्या पूछा है? इन्फ्लेमेटरी ऑटो इम्यून डिसीज है, ऑटो इम्यून डिसीज, पॉलीआर्थराइटिस नहीं है, ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है, एंकिलोजिंग नहीं है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ठीक है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऑटो इम्यून है, सिस्टमेटिक है और बायलैटरल डिसीज है। ऑस्टियोआर्थराइटिस इन्फ्लेमेटरी है लेकिन डीजनरेटिव डिसीज है, ऑटो इम्यून नहीं है, ठीक है। और ये यूनिलैटरल जॉइंट्स को अफेक्ट करता है, बोथ जॉइंट्स को अफेक्ट नहीं करता है। अगर आपको डिफरेंशिएट करना है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑप्शन में डाल देगा कि राइट एंड लेफ्ट बोथ जॉइंट्स आर इन्वॉल्व, सी ऑप्शन रहेगा राइट एंड बोथ जॉइंट्स आर नॉट इन्वॉल्व। तो आपको क्या ध्यान देना है? बायलैटरल जॉइंट्स, ऐसा ऑप्शन देखना है आपको जिसमें बायलैटरल जॉइंट इन्वॉल्व है। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस से बायलैटरल जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 20। All green plants and bacteria which can synthesize their food by photosynthesis come under the category of intakers, producers, decomposers और food givers. Right answer? Producers, वो अपना फूड खुद ही डेवलप करते हैं। डिकम्पोजर नहीं है, फूड गिवर नहीं, इंटेकर्स नहीं। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। By which one of the following measure the human immune deficiency virus? HIV virus does not spread. Shaking hands spread होता है shaking hands से? नहीं होता है। Sexual contact से होता है। Intoxicant drugs मतलब multiple use of injections, एक ही इंजेक्शन से मल्टीपल ड्रग्स इंजेक्ट किए जा रहे हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है। राइट आंसर है। हैंड शेक करने से HIV ट्रांसमिट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। विच इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक रिसर्च? साइंटिफिक रिसर्च का मेन कैरेक्टर क्या है? हिस्टोरिकल क्या है? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। क्यों? राइट आंसर है बिल्कुल। क्यों? तुक्का लगाया है। साइंटिफिक रिसर्च का इंटरवेंशन होता है ना, साइंटिफिक रिसर्च में इंटरवेंशन होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, कंट्रोल ग्रुप होता है। और ये तो बाकी तीन है, ये सभी क्वालिटेटिव रिसर्च के एग्जाम्पल हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च एग्जाम्पल है हिस्टोरिकल, थ्योरेटिकल और एम्पेरिकल, ठीक है। राइट आंसर है इसका डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ? एसआई यूनिट इलेक्ट्रिकल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है? सी नहीं है, कॉलम न्यूटन नहीं है, हेनरी कॉलम नहीं है, जूल कॉलम नहीं है, न्यूटन कॉलम है। यस, न्यूटन है। जूल का रिलेशन एनर्जी से है। इसने इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन न्यूटन से है। अगर उसने एनर्जी पूछा होता तब हम जूल बोलते हैं, ठीक है। बढ़े क्या आगे? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। इन विच स्टेज ऑफ लेबर द प्लासेंटा इज डिलीवर्ड?
कौन सा स्टेज? थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में प्लासेंटा डिलीवर होता है। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है? हाँ, सर्विस डायरेक्ट होगा, कंप्लीटली एफेसमेंट होगा और मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगा। फोर्थ स्टेज में ऑब्जर्वेशन है। गोल्डन पीरियड कहते हैं इसे, गोल्डन आवर्स। सेकेंड स्टेज में क्या होगा? फीटस डिलीवरी होगी। और थर्ड स्टेज में प्लासेंटा डिलीवरी। राइट आंसर है हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। द मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ 100 लाइव बर्थ्स, 1000 लाइव बर्थ्स, 10,000 लाइव बर्थ्स या फिर 1 लाख लाइव बर्थ्स। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो 1000 में होता है। अच्छा, होता क्या है एमएमआर? क्या होता है एमएमआर? हाँ, फॉर्मूला क्या है इसका? फॉर्मूला क्या है? डेथ ऑफ वुमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड विदिन 6 वीक ऑफ डिलीवरी, जिसे पोस्टपार्टम पीरियड कहते हैं। डिलीवरी के 6 वीक के अंदर के पीरियड को पोस्टपार्टम पीरियड कहते हैं। अपॉन टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स मल्टीप्लाई बाय 1 लाख। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 लाख। डेथ ऑफ वुमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पर वुमन के कितने डेथ हुए हैं और पोस्टपार्टम पीरियड में कितना डेथ हुआ है, अपॉन टोटल डिलीवरी कितनी हुई है, और वो कितने नंबर्स में देखेंगे हम? 1 लाख पॉपुलेशन में देखेंगे। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो हम किस में कैलकुलेट करते हैं? 1 लाख लाइव बर्थ्स में। इन दोनों के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और हमेशा ही कंफ्यूजन होता है रेशियो में और रेट में। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो अलग है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट अलग है। ये वाला समझ में आया क्या? अगर रेशियो पूछे तो रेशियो में उसमें सिंपली ये पूछा गया, सिंपल आप देखो कि टोटल डिलीवरीज हुआ है, टोटल लाइव बर्थ्स हुए हैं, टोटल लाइव बर्थ्स में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर डिलीवरी 6 वीक के पीरियड के बीच में कितने डेथ हुए हैं और कितने बर्थ हुए हैं, उन लेडीज में डेथ कितने हुए हैं और डिलीवरीज कितने हुए हैं, मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 लाख पॉपुलेशन से। जो हमारा आंसर आएगा वो होगा मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। टोटल आप डिलीवरीज और 6 वीक का पीरियड, इन फीमेल्स के डेथ कितना हुआ है और कितने लाइव बर्थ्स हुए हैं, ये कितने पॉपुलेशन में कैलकुलेट करते हैं हम? 1 लाख। ये क्या है? यस, रेट को हम 1000 में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अच्छा रेट अलग चीज है, ये समझ में आ गया क्या? देखो अभी हम देख लेते हैं रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या है? टोटल नंबर ऑफ वुमन डेथ इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप क्या है? 15 to 45 ईयर। ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ वुमन, अपॉन टोटल नंबर ऑफ वुमन मल्टीप्लाई बाय 1000 पॉपुलेशन आप लेंगे, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में कितने डेथ हुए हैं प्लस टोटल वुमन कितने हैं, ये हमारा रेट है। और रेशियो क्या है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और डिलीवरी के 6 हफ्ते के अंदर कितने डेथ हुए हैं और टोटल डिलीवरीज कितनी हुई है, लाइव बर्थ से कितने हुए हैं, कितने पॉपुलेशन में कैलकुलेट करोगे आप? 1 लाख में। रेशियो पूछा जाए तो 1 लाख में, रेट पूछा जाए तो
1000 पॉपुलेशन में। समझ में आया? रेशियो और रेट अलग अलग है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। अगर आपसे रेशियो पूछा जाए तो रेशियो हम किस में देख रहे हैं? 1 लाख पॉपुलेशन में देख रहे हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लस पोस्टनेटल वुमन कितने डेथ हुए हैं अपॉन टोटल लाइव बर्थ कितने हुए हैं। पॉपुलेशन कितना रहेगा? 1 लाख। ये है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पूछा जाए तब टोटल नंबर ऑफ डेथ इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप अपॉन टोटल नंबर ऑफ वुमन मल्टीप्लाई बाय 1000। समझ में आया ये चीज? नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। डाउन सिंड्रोम इज ऑल्सो नोन एज ट्राइसोमी 21। डाउन सिंड्रोम का दूसरा नाम है ट्राइसोमी 21। ठीक है। मोनोसोमी 13 का दूसरा नाम क्या है? नीलफेल्टर। ट्राइसोमी 18 का, ट्राइसोमी 21 का नाम क्या है? डाउन सिंड्रोम। ट्राइसोमी 18 का एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम। ट्राइसोमी 13 का पटाउ सिंड्रोम। नीलफेल्टर इज एक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर। एक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर है वो, और ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है ना। नीलफेल्टर में होता क्या है? डबल एक्स वाई मतलब इसमें 46 क्रोमोसोम तो है प्लस एक एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम आ गया है। नीलफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था, जिसमें पूछा गया है आगे ये क्वेश्चन है शायद। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस हैज द हाईएस्ट नंबर। ये स्टेज नहीं है, स्टेट है। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स। मध्य प्रदेश। एमपी में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। HML एनालिसिस। HML एनालिसिस मीन्स फुल फॉर्म क्या है इसका? हाई मीडियम एंड लो। हायरार्की नहीं है। हाई मीडियम एंड लो एस्टिमेट्स। हाई मेडिकल तो नहीं है। कीपिंग नहीं। राइट आंसर है हमारा बी, हाई मीडियम एंड लो एस्टिमेट्स, है ना, इन्वेंट्री कंट्रोल से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट इज द बेसिलिक कैलमेटिक गुएरिन। BCG क्या है? टॉक्सोइड है क्या? लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन। टॉक्सोइड नहीं है, इम्यूनोग्लोब्युलिन नहीं है, किल्ड वैक्सीन नहीं है, लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है। ठीक है, BCG के बारे में थोड़ा सा पॉइंट देख लें क्या? एक तो हमने पहले देख लिया कि ये लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है। किसके लिए यूज किया जाता है ये? टीबी के लिए। पल्मोनरी या एक्स्ट्रा पल्मोनरी? एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के लिए। कितना डोज देते हैं? एट बर्थ कितना देते हैं? 0.05 ml। और हाँ, आफ्टर 1 मंथ टिल 1 ईयर ऑफ एज कितना देंगे? 1 ml। 0.1 ml। रूट कौन सा है? रूट इंट्राडर्मल, साइट लेफ्ट, अपर आर्म। डाइल्यूट किस में करेंगे? डाइल्यूट किस में करेंगे? NS में करेंगे। क्यों NS में करेंगे? क्यों NS में करेंगे? ठीक है, कौन से फॉर्म में होता है ये पाउडर? उसका नाम क्या है? लायोफिलाइज्ड फॉर्म। लायोफिलाइज्ड फॉर्म। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं जो कि
बीसीजी के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, एक एम्प्यूल में टोटल कितने डोज होते हैं? एक बार जो आप एम्प्यूल ओपन करके बनाते हैं उसमें टोटल कितने डोज होते हैं? 10 ml कितने होते हैं? 20 डोज होते हैं। 20 डोज होते हैं, ठीक है। अगर आपने एक एम्प्यूल लिया, उस एम्प्यूल में आप Na से डाइल्यूट कर रहे हैं, तो उससे आप कितने डोज टोटल बनाते हैं? 20 डोज टोटल बनाते हैं, ठीक है। सिर्फ बीसीजी के लिए, सिर्फ बीसीजी के लिए आप 20 बेबीज को वैक्सीनेट कर सकते हैं। अगर आप एट बर्थ दे रहे हैं 0.05 ml तब तो 20 डोज होगा, और अगर आप 0.1 ml देंगे तब हाफ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या इसके आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। डांडिया इज द ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। हाउ मेनी ड्रॉप्स पर मिनट should you administer when the doctor order state that the client should receive 100 cc of fluid for 8 hours and the IV set deliver 20 drops per minute? ड्रग कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, पूछा क्या है उसने? हाउ मेनी ड्रॉप्स पर मिनट। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? वॉल्यूम अपॉन टाइम, वॉल्यूम अपॉन टाइम मल्टीप्लाई बाय जीटीटी, है ना। वॉल्यूम कितना दिया है? 100 सीसी। वॉल्यूम किस में होता है? ml में। टाइम किस में होता है? पर मिनट में, पर मिनट में। वॉल्यूम दिया किस में है? 100 सीसी है। 1 सीसी कितना ml होता है? 1 सीसी 1 ml होता है, तो 100 सीसी इज इक्वल टू 100 ml। टाइम कितना दिया है उसने? 8 आवर्स। सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 8 मल्टीप्लाई बाय 60। ड्रॉप फैक्टर, हाँ, ड्रॉप फैक्टर कितना दिया है? 20 ड्रॉप पर मिनट, ठीक है। तो इसे रख देंगे। वॉल्यूम है हमारा 100, टाइम है हमारा 8 मल्टीप्लाई बाय 60, ड्रॉप फैक्टर है हमारा 20। कैलकुलेट करो इसे। 20 से 60 गया 3 बार में, 8 या 24, 100/24, 2 से डिवाइड हो जाएगा क्या? 50, 12, 25, 6। अब डिवाइड नहीं होगा, है ना। अब इसे हम भाग कर लेते हैं। 24 होगा। हमने एक साथ भाग किया है, एक साथ कैलकुलेट किया है ना हमने। 2 से अगर किया होता तब हम 0 नहीं लगाते, लेकिन हमने दोनों को एक साथ कैलकुलेट किया, इसलिए हम पहले यहाँ पर एक 0 लगा देंगे, उसके बाद पॉइंट्स लगाएंगे, ठीक है। हमारा बचा कितना है? यहाँ पर 1 बचा हुआ है, पॉइंट लगा दिया। अब यहाँ पर एक 0 लगा देंगे, 6 एकम 6, 4 आएगा, फिर से 40 हो जाएगा। 0 लगाएंगे तो 6 पंचे 6, 6 7 6 6 36, 40.16 के आसपास आएगा। ऑप्शन में कुछ दिख रहा है क्या? 40.16 नियर बाय है 42 ड्रॉप्स। देखिए, अगर हमारा आंसर होता 80, है ना, तब हम करते हैं 6 एकम 6, क्योंकि हमने सिंगल डिजिट को सॉल्व कर रहे हैं। हम यहाँ पर दोनों डिजिट को एक साथ सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर 0 लगा रहे हैं। बेसिक रूल्स है ये भाग देने का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक बार कर लेना, 2-4 और ऐसे क्वेश्चन देखना और उसको करना, तो प्रैक्टिस में आ जाएगा। अगर हाँ, आप, हाँ बिल्कुल, वो मैंने आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए इतना बड़ा किया, अदरवाइज हमारा जब 40 आ गया तभी हम उसको स्टॉप करके यहाँ पर आंसर देख सकते थे, ठीक है। आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इतना बड़ा कर दिया, अदरवाइज हमारा 40 आंसर आते हैं, हम उसको स्टॉप करके यहाँ पर ढूंढते कि नियर बाय आंसर क्या है। हमारा राइट आंसर हो जाता 42। समझ में आया ना ये? नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32। इसमें देखो एक चीज याद रखना, वो हमने
क्लास किया था तब भी हमने बताया था कि आप ये वाला फॉर्मूला कब यूज करोगे और D/H का फॉर्मूला कब यूज करोगे। वॉल्यूम पर मिनट या ड्रॉप रेट पर मिनट या फिर ड्रॉप फैक्टर अगर पूछा है तब आप वॉल्यूम अपॉन टी यूज करोगे। अगर उसने पूछा होता कि हाउ मेनी डोजेस, हाउ मेनी डोज या फिर हाउ मेनी mg या फिर हाउ मेनी टैबलेट, कितना दोगे आप, तब आप D/H का फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, ये हम देख चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32। विच डिपार्टमेंट इशू पेन नंबर? रिवेन्यू डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स, इकोनॉमिक या फाइनेंशियल? इनकम टैक्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही इशू करता है पेन नंबर। ठीक है, टैक्स लेने की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही आता है। नेक्स्ट देखते हैं 33। वर्मर्स सिंड्रोम इज एसोसिएटेड, इज कंसिडर्ड एज, क्या है वर्मर सिंड्रोम? एक नियोप्लास्टिक डिसऑर्डर है ये। वर्मर सिंड्रोम क्या होता है? वर्मर सिंड्रोम का दूसरा नाम है मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लाज्म टाइप 1। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में मल्टीपल नियो ग्रोथ होना शुरू हो जाते हैं, ट्यूमर ग्रोथ होना शुरू हो जाते हैं, जो कि यूजुअली बेनाइन नेचर के होते हैं, मैलिग्नेंट नहीं होते हैं, यूजुअली बेनाइन होते हैं। अगर स्टार्टिंग में ट्रीट नहीं किया गया तब जाके वो मैलिग्नेंट होता है। समझ में आया? ये वर्मर डिसऑर्डर का एक नाम है मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लेजिया 1, जो कि एक बिनाइन नेचर का होता है इनिशियली। अगर उसको ट्रीट नहीं किया गया तब जाकर के ये मैलिग्नेंट कन्वर्ट होता है। ठीक है, जिसमें कहीं दिख रहा है क्या MEN1? राइट आंसर है ए। वर्मर सिंड्रोम एंडोक्राइन ग्लैंड्स का डिसऑर्डर है जिसमें मल्टीपल नियोप्लाज्म होते हैं। नियोप्लाज्म का मतलब क्या है? न्यू ग्रोथ, जो कि कैसा होता है? यूजुअली बिनाइन नेचर का होता है, बट अगर ट्रीट नहीं किया जाएगा तो मैलिग्नेंट हो जाएगा। आगे देखें, नहीं, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है। राइट आंसर है हमारा 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 34। हाउ मच पॉपुलेशन इज कवर्ड बाय अ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर? CHC कितना कवर करता है? CHC 3000 से 5000, 15000 से 45000, हाँ, 80,000 टू 1,20,000, 20,000 टू 30,000, कितना? देखिए, देखते हैं एक एक करके। 3,000 टू 5,000 तो सब सेंटर कवर करता है। 15,000 टू 40,000 कोई भी पॉपुलेशन कवर नहीं करता, ऐसा कोई सेंटर नहीं है। डी 20 टू 30,000 PHC कवर करता है। 80,000 टू 1,20,000 CHC कवर करता है। ठीक है, ये बेसिक सा क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये याद रखना है आपको। सब सेंटर 3,000 टू 5,000 कवर करता है, PHC 20,000 टू 30,000 और CHC 80,000 टू 1,20,000। ये जो रेंज दिए गए हैं इसमें भी ऐसा है कि जो 20,000 है PHC वो हिली एरिया का PHC है। अगर हिली एरिया का PHC है तो वहां पॉपुलेशन 20,000 कवर करेगा। अगर नॉर्मल एरिया का, ट्राइबल एरिया का PHC है तब 30,000 पॉपुलेशन कवर करेगा। सेम ऐसा ही सब सेंटर अगर हिली एरिया का है। क्यों ऐसा? क्योंकि पहाड़ी एरिया में पॉपुलेशन बहुत दूर दूर होते हैं, तो जो हेल्थ पर्सन है उसको बहुत दूर चलकर जाना पड़ेगा। तो 3,000 पॉपुलेशन हिली एरिया के लिए है और 5,000 सब सेंटर के लिए। 80,000 CHC में हिली एरिया के लिए है और 1,20,000 नॉर्मल एरियाज के लिए। समझ में आया क्या? ये राइट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35। द ब्रॉडमन एरिया नंबर दैट करेस्पॉन्ड्स टू द प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स इज। ब्रॉडमन एरिया नाम सुना है क्या? सुना है क्या नाम? ब्रॉडमन।
ब्रॉडमैन एरिया क्या है? ये देखिए, ये कुछ भी नहीं है, हम ये बोल सकते हैं कि ब्रेन का मैपिंग है ये। एक ब्रेन मैपिंग है, एक पर्सन है जिसका नाम ब्रॉडमैन है, उसने ब्रेन को ऑलमोस्ट अप्रोक्स 46 पार्ट में डिवाइड किया था। 46 पार्ट में डिवाइड किया है और पर्टिकुलर पार्ट को पर्टिकुलर फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल बता दिया है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि विजुअल कॉर्टेक्स के लिए कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है। तो विजुअल कॉर्टेक्स के लिए 17 ब्रॉडमैन एरिया का जो 17 नंबर का पार्ट है वो रिस्पॉन्सिबल है। राइट आंसर है आपका सी। समझ में आया क्या? ये ब्रॉडमैन एरिया क्या है? ये जो इतना बड़ा ब्रेन है, इस ब्रेन को उसने 46 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि विजुअल कॉर्टेक्स के लिए कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है। तो इसमें क्या दिया है? 17। MSN में CNS। समझ में आया? क्वेश्चन निकालोगे तब आपको ऐसे टॉपिक्स पता चलेंगे। हाँ, ये मैंने नहीं बनाया है क्वेश्चन, ये RRB के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन RRB में पूछा गया है, ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया है। हाँ हाँ, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। वर्मट सिंड्रोम भी नहीं सुना होगा आपने, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। इसलिए जो जनरल क्वेश्चन इसको ये सोचेगा चलो कि इसमें मेरे अच्छे नंबर तो आएंगे, लेकिन ये नंबर्स मेरे कोई काम के नहीं आएंगे। एक दो ऐसा लेकर के चलो, नया नया क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाए हैं, ठीक है, ये RRB के क्वेश्चन है। समझ में आया क्या? ये ब्रेन का मैपिंग है, ये ओनली ब्रॉडमैन एरिया ने डिवाइड किया, इसलिए उसका नाम ही ब्रॉडमैन दे दिया है। ठीक है, क्वेश्चन जिसने पूछा है कि विजुअल कॉर्टेक्स के लिए कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है, तो 7। एक दो क्वेश्चन को ऐसे जाने दिया करो, जरूरी नहीं है कि आपको हर चीज पता चले 100 में से, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि आपके 90-95 क्वेश्चन तो 100% आपने करेक्ट किए हैं। ठीक है, यस, क्योंकि आप जब 90-95 मान करके चलोगे तो जो एग्जामिनेशन बॉडी है उसका क्राइटेरिया अलग होता है वो। हाँ यस, यही बताना चाहती हूँ मैं कि जो आपका क्राइटेरिया है, आपका जो परफेक्ट आंसर है, जरूरी नहीं है कि वही उसका भी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आपको हाई लेवल में बढ़ाकर चलना पड़ेगा। The lack of oxygen in the tissue is called as hypoxia। अनोक्सिया तो नहीं बोलेंगे? अनोक्सिया का मतलब क्या है? एनोक्सिया मतलब एनोक्सिया absence of oxygen। एनोरेक्सिया lack of appetite। साइनोसिस due to fluid discoloration due to lack of oxygen। क्वेश्चन में पूछा है lack of oxygen, हाइपोक्सिया ना, lack of oxygen in tissue hypoxia, lack of oxygen in blood hypoxemia। Next question number 38, who discovered the antibiotic penicillin? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एडवर्ड जेनर ने क्या डिस्कवर किया है? कौन सा? एक तो वैक्सीन टर्म भी दिया था और दूसरा इसने फर्स्ट वैक्सीन डिस्कवर किया था, स्मॉल पॉक्स। ठीक है, राइट आंसर है इसका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, in which condition the projectile vomiting is seen? पाइलोरिक स्टेनोसिस। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग का मतलब क्या है? जिसमें जो वॉमिटस है वो बहुत दूर तक जाता है, फोर्सफुली जाता है ना। मेगाकोलोन क्या है? हिरस्प्रंग डिसीज है ना। इंटरसेप्शन, चलिए लाइक स्टूल देख, ये कहाँ देखा है हमने? स्टूल सैंपल कलेक्शन में, स्टूल सैंपल कलेक्शन में ये हम देख चुके हैं। पाइलोरिक स्टेनोसिस में क्या देखने को मिलता है? प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, डिओडेनल अट्रेसिया, डिओडेनम की ओपनिंग नहीं होती है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या है? सी, पाइलोरिक स्टेनोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, विच इज द अर्लीस्ट साइन ऑफ रिकेट्स? रिकेट्स
का अर्लीस्ट साइन क्या है? क्रेनियोटेप्स, हैरिसन्स ग्रूव, रिकेट्स रोजरी और बोलेग, क्या है? रिकेट्स रोजरी, क्योंकि रिकेट्स और रिकेट्स मिल रहा है इसलिए। फिर बोलेग, मीनिंग देख लेते हैं ना पहले। क्रेनियो 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 टेप्स, क्रेनियम का मतलब क्रेनियम है ना, टेप्स का मतलब है सॉफ्टनिंग, सॉफ्टनिंग ऑफ क्रेनियम, सॉफ्टनिंग ऑफ क्रेनियम। ये हैरिसन्स ग्रूव है, मतलब ग्रूव का मतलब क्या होता है? गड्ढे बन जाना, डिप्रेशंस। रिकेट्स रोजरी नाम का कोई टर्म नहीं है। बोल एक का मतलब क्या है? बोल एक का मतलब क्या है? बोल एक, हाँ, कोई क्या मतलब है इसका? देखिए, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बहुत सारे साइन सिम्टम देखने को मिलता है, जिसमें से दो होता है जेनु वेरम और जेनु वल्गम। जेनु वेरम और जेनु वल्गम। जेनु वेरम का मतलब ये होता है जो आपके लेग्स हैं वो झुक चुके हैं, नीचे की तरफ फैले हुए रहते हैं। जो लेग्स हैं, आपने कुछ ऐसा इमेज देखा होगा कि अगर ये नी है, हाँ, तो वो कुछ इस तरीके से होता है। ये नी है, ठीक है, और ये पैर है। जो नी से वो नीचे की तरफ झुके हुए से रहते हैं, वो लेग होते हैं, इसको बोलते हैं जेनु वेरम। और जेनु वल्गम का मतलब क्या होता है? नॉक नी। नॉक नी, नॉक नी में क्या होता है? ये जो थाइस के ऊपर का पोर्शन है वो एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं। नी के ऊपर का जो पोर्शन है वो एक दूसरे से चिपका हुआ रहता है। नहीं, ये वेरम है, वेरम, जेनु वेरम, और ये जेनु वल्गम है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है। याद कैसे रखोगे आप इसको? रम है ना, रम अल्कोहल पीने के बाद इंसान का पैर कहाँ जाता है उसको भी पता नहीं होता है ना, फैला हुआ पैर रहता है, होता है क्या? वो लेग है ना। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है आईबीक्यू, इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको इमेज देख करके आप पता करना है कि वो वेरम है या वल्गम है। तो आपको याद रखना है कि रम मतलब पैर फैले हुए हैं, तो जेनु वेरम है। और गम, गम का मतलब चिपका हुआ है ना, च्युइंग गम। तो पैर जहां पर आपको चिपके हुए मिल जाए वो क्या है? जेनु वल्गम है। दोनों ही विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है। समझ में आ गया क्या? मीनिंग समझ में आ गया? रिकेट्स रोजली कोई वर्ड नहीं होता, ये ग्रुप से, तो हमारा राइट आंसर ये बोलेगा। इसका क्या हुआ? क्या हुआ? फर्स्ट साइन ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी इज सॉफ्टनिंग ऑफ क्रेनियम, ठीक है। उसके बाद आपको बाकी साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेगा। समझ में आया? क्रेनियो टेप्स, सॉफ्टनिंग ऑफ क्रेनियम। अर्लीस्ट साइन पूछा तो अर्लीस्ट साइन ऑफ रिकेट्स है क्रेनियो टेप्स, सॉफ्टनिंग ऑफ क्रेनियम, ठीक है। आगे बढ़ें क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन 40 हम देख चुके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41। Which one of the following is the part of the small intestine? Which one of the following is the last part of the small intestine? Last part of small intestine क्या है? इलियम। फर्स्ट पार्ट कौन सा है? डिओडेनम। फर्स्ट पार्ट इलियम, लास्ट पार्ट, ठीक है। अब इलियम आ ही गया तो हम एक दो पॉइंट और देख लेते हैं इलियम के बारे में। इलियम, इलियम का दूसरा नाम क्या है? टर्मिनल इलियम। विटामिन B12 का अब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? विटामिन अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12
टर्मिनल इलियम इज मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कार्सिनोइड ट्यूमर। कार्सिनोइड ट्यूमर का मोस्ट कॉमन साइट टर्मिनल इलियम है। इट इज मोस्ट कॉमन साइट ऑफ टीबी ट्यूबरकुलोसिस, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, इसमें टीबी का नहीं है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन है। कार्सिनोइड ट्यूमर का मोस्ट कॉमन साइट है ये। और क्या होता है इसमें, B12 का अब्जॉर्प्शन होता है और इसका दूसरा नाम क्या है, टर्मिनल इलियम है। ठीक है, इतनी चीजें आपको इलियम के बारे में याद रखना है। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट कौन सा है, डिओडेनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है। इफ बिच इज कोडेड एज GDCZE, देन हाउ इज फ्लूइड कोडेड इन दैट लैंग्वेज। ये आप जब क्वेश्चन करोगे तब आपको समझ में आएगा। आपको करना क्या है, आपको बिच को लिखना है, एक साइड में आपको पूरा A to Z लिखना है, दूसरे साइड में आपको GDCJE को लिखना है। आप ये देखेंगे कि ये B को G मान रहा है तो कौन से नंबर का मान रहा है, ABCDEF, GHIJKL है ना। तो ये B को G मान रहा है, कौन से नंबर का है, ये 7 नंबर का, 7। आप ऐसे करके सारे नंबरिंग कर लेंगे। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि हमारे पास है फ्लूइड, तो वो फ्लूइड को कौन से नंबर का मानेगा, ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब आप रीजनिंग की आपकी क्लासेस होगी उस टाइम पर इसकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, इसको हम यहाँ पर स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43। अ गर्ल स्टार्टेड टू वॉक 2 किलोमीटर। ये भी मैथ का क्वेश्चन है, या आप रीजनिंग और मैथ के क्लासेस में करेंगे, ये भी रीजनिंग मैथ का है। नेक्स्ट है 45। इफेक्टिव अप्रोच इन प्रिवेंटिंग पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज टू प्रिवेंट। पल्मोनरी एम्बोलिज्म को प्रिवेंट करने के लिए इफेक्टिव अप्रोच पूछा है उसने। डायबिटीज, इफेक्टिव अप्रोच इन प्रिवेंटिंग पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज टू प्रिवेंट। पल्मोनरी एम्बोलिज्म को प्रिवेंट करने के लिए आपको कौन से डिसीज को प्रिवेंट करना पड़ेगा, किसको, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, DVT। ये चीज हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, है ना, बार बार ये हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस। इसको हम दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज DVT। मतलब अगर पर्सन को DVT हुआ है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हुआ है, तो आपको माइंड में ले करके चलना है कि उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, तो आपको उसके लिए प्रिवेंट करना है। ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस से कोई रिलेशन नहीं है, COPD से रिलेशन नहीं है, हार्ट डिसीज से नहीं है। आपका आंसर है C, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ठीक है, अच्छा दो चीजें हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस से रिलेटेड, हम दो चीजें देख लेते हैं। पहली चीज है, एक पर्सन है जिसको DVT होने का रिस्क है, पेशेंट इज हैविंग रिस्क ऑफ DVT, बेस्ट प्रिवेंटिव मेजर टू प्रिवेंट DVT, एम्बुलेशन, एम्बुलेट करने के लिए बोलेंगे। ठीक है, एम्बुलेट करने के लिए बोलेंगे। और अगर बेड रिडन पेशेंट है तो DVT मशीन से पहले एलिवेट लेग को एलिवेट करके रखेंगे। ठीक है, अगर दूसरा क्वेश्चन है आपका DVT से रिलेटेड,
patient is diagnosed with DVT. Which action should be promoted? Which action should be promoted? एक पेशेंट जिसको डीवीटी हो चुका है, अब उस पेशेंट के लिए आप क्या करोगे? उसको एम्बुलेट करवाओगे या फिर लेग को एलिवेट करोगे? ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है प्रमोट रेस्ट। क्या करेंगे? अगर पर्सन को डीवीटी हो चुका है तो हम एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। ठीक है, एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट करेंगे और पेशेंट को बोलेंगे कि आपको रेस्ट करना है। क्यों हम बोलेंगे ऐसा? क्योंकि थ्रोम्बोसिस बन चुका है, ब्लड क्लॉट हो चुका है। आप लेग को एलिवेट करोगे या एम्बुलेशन करवाओगे तो जो क्लॉट बना हुआ है वो क्लॉट भी मूव करेगा और पल्मोनरी एम्बोलिज्म और जल्दी होगा। ठीक है, तो अगर डीवीटी हो चुका है तब आप पर्सन को रिस्ट्रिक्ट कर दोगे एक्टिविटी को, रिस्ट्रिक्ट एक्टिविटी। ठीक है, रेस्ट प्रमोट करेंगे। और अगर डीवीटी का रिस्क है, पर्सन को रिस्क है, तब आप क्या करेंगे? एम्बुलेट करने के लिए बोलेंगे ताकि ब्लड जो क्लॉट हुआ नहीं है वो और सर्कुलेट हो जाए, क्योंकि ब्लड अभी क्लॉट नहीं हुआ है। ये दोनों समझ में आया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, कंफ्यूजन होता है। अगर डीवीटी हुआ नहीं है तब आपको क्या करना है? एम्बुलेट करवाना ताकि ब्लड सर्कुलेट हो। अगर डीवीटी हो चुका है तब रेस्ट करवाना ताकि जो क्लॉट हो चुका है वो सर्कुलेट ना हो। ठीक है, आगे बढ़े क्या? क्वेश्चन नंबर 46, विच कॉजेस नीलफेल्टर सिंड्रोम? XXY, ये हम पहले भी देख चुके हैं। राइट आंसर है हमारा ए। बाकी क्या है? XYY क्या है? इसका दूसरा नाम है सुपरमैन सिंड्रोम। ठीक है, XX नॉर्मल है, नॉर्मल फीमेल। XO क्या है? 45X, जिसको आप जानते हो बहुत अच्छे तरीके से, टर्नर सिंड्रोम। समझ में आया ना? उस टाइम हमने जो देखा था एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम और ट्राइसोमी डाउन सिंड्रोम, वो सब क्या था? ऑटोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर था। नहीं समझ में आया क्या? ऑटोसोम मतलब बॉडी से रिलेटेड जो क्रोमोसोम्स है। आपके पास 46 क्रोमोसोम है, 46 में से 44 आपके बॉडी के लिए हैं और जो 2 क्रोमोसोम है वो आपके सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए हैं। जो हम ऑटोसोमल बोल रहे हैं वो ये वाले 44 क्रोमोसोम्स हैं। जो हम 2 क्रोमोसोम्स बोल रहे हैं वो आपके सेक्स डिटर्मिनेशन के क्रोमोसोम्स हैं। इससे पहले जो हमने 3 क्वेश्चंस देखे थे, कौन कौन से देखे थे? एक हमने देखा था क्रोमोसोम 13 ट्राइसोमी, जिसका दूसरा नाम था पटाउ सिंड्रोम। एक हमने देखा था ट्राइसोमी ऑफ 18 क्रोमोसोम, जिसका दूसरा नाम है एडवर्ड सिंड्रोम। एक हमने देखा था ट्राइसोमी ऑफ 21, जिसका दूसरा नाम है डाउन सिंड्रोम। ये सारे ऑटोसोमल क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है। ऑटोसोम्स की एबनॉर्मेलिटी मतलब उसका सेक्स तो नॉर्मल रहेगा, मेल फीमेल में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, उसके सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स नॉर्मल रहेंगे, लेकिन बॉडी डेवलपमेंट एबनॉर्मल होगा। एबनॉर्मल बॉडी डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, उसको बोलते हैं ऑटोसोमल। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है इस वाले क्वेश्चंस में? ये सेक्स क्रोमोसोम्स की एबनॉर्मेलिटी, कहीं पर एक ज्यादा हो गया, कहीं पर एक दूसरा और ज्यादा हो गया, ये नॉर्मल है। यहाँ पर एक एक्स क्रोमोसोम ही नहीं है।
समझ में आया? तो ये सेक्सुअल क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है और ये ऑटोसोमल क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है। ये 6 कंडीशन आपको याद रखना है। ये 6 पढ़ लोगे तो आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ये वाला आपको याद रखना पड़ेगा। 3 ही है और ज्यादा नहीं है। ऑटोसोम की आप बात करो, ट्राइसोमी 13 पूछे तो कटआउट सिंड्रोम, ट्राइसोमी 18 पूछे तो एडवर्ड सिंड्रोम। 21 को आप बहुत अच्छे से जानते हो, मतलब आपको सिर्फ 2 ही याद रखना है, एक ट्राइसोमी 13 पटाउ और एक ट्राइसोमी 18, ये 2 याद हो गए ऑटोसोम से रिलेटेड। ये तीसरा है सेक्सुअल क्रोमोसोम से रिलेटेड, ये नॉर्मल है। 100 आप बहुत अच्छे से जानते हो 45X टर्नर सिंड्रोम, आपको सिर्फ 2 याद रखना है। XX आपको याद रखना पड़ेगा, ये नील फेल्टर सिंड्रोम को इंडिकेट करता है। XY मतलब हो क्या रहा है, यहाँ पर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया है, 46 प्लस Y टोटल 47 क्रोमोसोम हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक Y एक्स्ट्रा आ चुका है, ये सुपरमैन, एक X क्रोमोसोम ज्यादा हो चुका है, मतलब इसमें मेन कैरेक्टर ज्यादा आ गया, इसलिए इसका नाम दिया है सुपरमैन सिंड्रोम। और ये टर्नर सिंड्रोम, इसमें एक फीमेल कैरेक्टर कम है। समझ में आया क्या? बढ़े हैं आगे, ये 3 हाँ वो अगर क्वेश्चन आता है तो अपन बताते हैं उसको, वो आपको पढ़ना पड़ेगा सेक्स के लिए और ऑटोसोम के लिए, वो हम देख लेंगे एक दिन, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये वाला समझ में आया आपको? ऑटोसोमल और सेक्सुअल, ये 3 आप याद करोगे तो आपका क्वेश्चन हमेशा राइट जाने वाला है, ठीक है। और अगर आप डिवाइड करते हो, आपको पता है कि एक्स और टर्नर सिंड्रोम है, XX नॉर्मल है, ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर डबल Y आ रहा है, मतलब एक मैन कैरेक्टर ज्यादा हो रहा है, सुपरमैन सिंड्रोम। ये आपको याद रखना है, सिंगल एक, XX Y है तो नील फेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, विच इज द प्रोसेस ऑफ assigning specific duties, स्पेसिफिक ड्यूटीज असाइन करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डेलीगेशन, कोऑर्डिनेशन, सुपरविजन या कम्युनिकेशन, क्या कहते हैं? देखिए कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके काम करना। सुपरविजन का मतलब क्या है, सुपरवाइज करते हैं, करेक्ट करते हैं, उसको मैनेज करते हैं। कम्युनिकेशन मतलब एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। डेलीगेशन का मतलब क्या है, एक जो हायर अथॉरिटी होता है, हायर अथॉरिटीज अपने कुछ ड्यूटीज को लोअर अथॉरिटी को डेलीगेट कर देता है, अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लोअर अथॉरिटी को दे देता है। सपोज टीचर एक मॉनिटर को देता है कि आपको अटेंडेंस लेना है, दैट इज एग्जांपल ऑफ डेलीगेशन, ठीक है। तो ये होता है स्पेसिफिक असाइनिंग ऑफ स्पेसिफिक ड्यूटीज का एग्जांपल है डेलीगेशन, ठीक है। एक हायर अथॉरिटी अपने कुछ ड्यूटीज को लोअर अथॉरिटी को देता है, ठीक। नेक्स्ट है 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज द fetal blood vessel lying over the internal os in front of the presenting part? कोड प्रोलैप्स, कोड प्रेजेंटेशन, वासा प्रीविया या ओकल्ट कोड प्रोलैप्स, क्या है? क्या है? क्वेश्चन ने पूछा है फीटल ब्लड वेसल, ब्लड वेसल पूछा है, और ये सब क्या बता रहा है, अम्लाइकल कोड, ये भी अम्लाइकल कोड और ये भी अम्लाइकल कोड। वासा प्रीविया का मतलब होता है फीटल ब्लड वेसल्स, फीटल ब्लड वेसल्स लाइंग ओवर प्रेजेंटिंग पार्ट, ठीक है। सपोज ये फीटस का हेड है, तो इसके ऊपर यहाँ पर अच्छे से बना लेते हैं इसको, ये फीटस का हेड है कुछ इस तरीके से, यहाँ पर अम्बलाइकस हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स फीटस के प्रेजेंटिंग पार्ट के ऊपर से क्रॉस कर रहा है। अगर फीटस का ब्लड वेसल्स क्रॉस कर रहा है तो वो वासा प्रीविया है, अगर अम्बलाइकल कोड क्रॉस करता तो वो कोड प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन, ठीक है। प्रोलैप्स का मतलब क्या है कि वो फीटस के प्रेजेंटिंग पार्ट के ऊपर नहीं है,
वो जो वजाइनल कैनाल है उसके बाहर आ चुका है। प्रोलेप्स का मतलब अपने एक्चुअल पोजीशन से स्लिप डाउन हो चुका है, बाहर हो चुका है, ठीक है। कोड प्रेजेंटेशन मतलब जो फीटस का प्रेजेंटिंग पार्ट है उसके बाहर आ गया है। अब जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो फीटस नहीं है बल्कि अम्बिलिकल कोड है। कोड प्रेजेंटेशन। ओकल्ट कोड का मतलब क्या है? ये फीटस का हेड है, फीटस का हेड है और फीटस के हेड के अगल बगल कहीं पर आप जब फिंगर इंट्रोड्यूस करोगे, वजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे तब आपको कोड फील होगा, लेकिन फीटस के हेड के ऊपर तो नहीं है, कोड छुप गया है। ओकल्ट। ओकल्ट का मतलब होता है हिडन। हिडन कोड प्रोलेप्स हो चुका, कोड अपने जगह से स्लिप हो चुका है लेकिन हिडन है, फीटस प्रेजेंटेशन के पार्ट पर दिखाई नहीं दे रहा है, अगल बगल कहीं पर फील हो रहा है, उसको बोलते हैं ओकल्ट कोड प्रोलेप्स। समझ में आया क्या है कंडीशन? नहीं समझ में आया? समझ में आया? कोड प्रोलेप्स मतलब अपने एक्चुअल पोजीशन से स्लिप डाउन हो चुका है। कोड प्रेजेंटेशन मतलब फीटस के प्रेजेंटिंग पार्ट के ऊपर प्रेजेंट है। ओकल्ट कोड प्रोलेप्स मतलब अम्बिलिकल कोड दिखाई नहीं दे रहा है, प्रेजेंटिंग पार्ट के राइट या लेफ्ट साइड में छुपा हुआ है। और वासा प्रीविया का मतलब क्या है? फीटल ब्लड वेसल्स फीटस के प्रेजेंटिंग पार्ट के ऊपर क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या है? वासा प्रीविया। इसने ब्लड फीटल ब्लड वेसल्स पूछा है, ना कि अम्बिलिकल कोड। समझ में आया क्या? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। द नंबर ऑफ न्यू केसेस अकरिंग इन डिफाइंड पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। डिफाइंड स्पेसिफाइड पीरियड में जो डिसीज न्यू केसेस आ रहा है उसको क्या कहते हैं, ये पूछा है उसने। इंसिडेंस, प्रिवेलेंस, पॉइंट प्रिवेलेंस या मॉर्बिडिटी, क्या कहते हैं? न्यू केसेस बोला है उसने, न्यू केसेस। अच्छा, प्रिवेलेंस का मतलब क्या होता है? प्रिवेलेंस का मतलब हो सकता है, इंसिडेंस का मतलब इंसिडेंस का मतलब होता है न्यू केसेस। जितने भी न्यू डायग्नोसिस हो रहे हैं, जितने भी न्यू डिटेक्शन हो रहे हैं वो सभी है इंसिडेंस। प्रिवेलेंस का मतलब है टोटल केस। टोटल केस सपोज 10 ऑलरेडी डायग्नोस्ड थे, 10 डायग्नोस्ड थे, हमें एक और पता चला है कि एक पर्सन है जो कि टीबी पॉजिटिव हो गया है, तो जो हमें एक और न्यू केस पता चला है वो है हमारा इंसिडेंस। समझ में आया क्या? ये जो हमारा टोटल हो गया, तो पहले 10 थे और हमें एक और पता चल चुका है, तो 10 + 1 11 जो हो चुके हैं वो टोटल हैं। टोटल जो डायग्नोस्ड केसेस है उसको बोलते हैं प्रिवेलेंस। समझ में आया क्या? इंसिडेंस मतलब न्यू केस और प्रिवेलेंस मतलब टोटल। कम्युनिटी में टोटल केसेस कितने हैं डिसीज के, वो प्रिवेलेंस है। जो फर्स्ट डिसीज डायग्नोस हुआ है वो इंसिडेंस है, ठीक है। इसने न्यू केसेस पूछा तो राइट आंसर हमारा इंसिडेंस, प्रिवेलेंस नहीं है। पॉइंट प्रिवेलेंस का मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड एरिया में अगर उसने पूछा है टोटल नंबर ऑफ डिसीज कितने हैं, मैं यहाँ पर अगर ये बोलूँ कि भोपाल के पर्टिकुलर कोलार में टोटल डिसीज कितने हैं, टोटल मलेरिया कितने हैं, मैंने स्पेसिफाइड एरिया बोला है कोलार, तो ये पॉइंट प्रिवेलेंस है। इसने क्या बोला है? स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम तो बोला है लेकिन न्यू केसेस बोला है, न्यू केसेस बोला है। न्यू केसेस मतलब इंसिडेंस है ना, तो राइट आंसर हमारा इंसिडेंस है, पॉइंट प्रिवेलेंस भी नहीं है। और मॉर्बिडिटी का मतलब क्या है? क्या होते हैं? रेशियो, एक रेशियो डिसीज रेट, डिसीज रेट को बोलते हैं मॉर्बिडिटी और डेथ रेट को बोलते हैं मॉर्टेलिटी। मॉर्टेलिटी पर्टिकुलर एज ग्रुप में आप मॉर्टेलिटी निकालते हैं, अभी हमने मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट निकाला था वुमन के एज ग्रुप में, वैसे ही हम डिसीज रेट निकालते हैं पर्टिकुलर एज ग्रुप में, पर्टिकुलर पॉपुलेशन में। नंबर ऑफ टोटल डिसीजेस के लिए मॉर्बिडिटी, नंबर ऑफ टोटल डेथ के लिए मॉर्टेलिटी। ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, कम्युनिटी में पढ़ने को मिलेगा आपको, इसको याद रखना है।
ठीक है, मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी, इंसिडेंस, प्रिवेलेंस। आगे बढ़ें क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। एन इंडिविजुअल एक्सप्रेसिंग हिज failures and difficulties by blaming others is known as projection। एक इंडिविजुअल है जो अपने फेलियर के लिए दूसरों को ब्लेम कर रहा है, क्या है आंसर? क्या है आपका? प्रोजेक्शन। अच्छा, मीनिंग देख लें एक बार। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है? सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है? ये अपने स्ट्रेस को पॉजिटिव मैनर में रिलीज करता है। मतलब सपोज पर्सन बहुत फेल हो चुका है, मान लो एक एरिया में उसको पता चला कि उसका नॉर्सर सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो वो घर में आकर के उदास नहीं होगा, खाना पीना नहीं छोड़ेगा, प्लेग्राउंड में जाएगा और फुटबॉल खेलेगा, है ना। पॉजिटिव मैनर में अगर वो अपना स्ट्रेस रिलीज कर रहा है उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। रिप्रेशन का मतलब क्या है? रिप्रेशन का मतलब फीलिंग्स को अनकॉन्शियसली, पर्सन को पता नहीं होता है कि उसे सैड फील हो रहा है, अनकॉन्शियसली अपने इमोशंस को वो सप्रेस करता है, इमोशंस को सप्रेस करता है। जैसे कि नॉर्सर में पर्सन सेलेक्ट नहीं हुआ है, वो किसी भी ऐसे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है जिसमें उसको अफसोस मनाना पड़े, वो जा ही नहीं रहा है, अफसोस ही नहीं मनाना उसको, वो किसी और मेथड में अपने आप को बिजी रख रहा है, अनकॉन्शियसली वो अपने नेगेटिव इमोशंस को सप्रेस कर रहा है, ठीक है। रिप्रेशन। डिनायल का मतलब क्या होता है? मना कर देना, डायरेक्टली मना कर देना, उसे करना ही नहीं, कुछ भी काम करना ही नहीं, ठीक है। प्रोजेक्शन का मतलब क्या है? दूसरों को ब्लेम करना। एग्जैक्टली अगर हम बोलें तो इसमें अगर हम एग्जांपल लें, एक मान लो सर्जन है, सर्जन ने सर्जरी में एक इंस्ट्रूमेंट पेशेंट के अंदर छोड़ दिया है, वुंड क्लोजर के टाइम पर एक निडल मान लो पेशेंट के अंदर छोड़ दिया है। जब उसको पता चला तो वो किसको ब्लेम कर रहा है? असिस्टिंग नर्स को। ये बोल रहा है कि आपने रिमाइंड नहीं करवाया, ये सर्जरी आप कर रहे हो, वुंड क्लोज आप कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि आपने कितने इंस्ट्रूमेंट बाहर निकाले हैं। तो अपने फॉल्ट के लिए दूसरे को ब्लेम करना इज प्रोजेक्शन। क्वेश्चन में यही पूछा गया है, एक्सप्रेसिंग हिज फेलियर एंड डिफिकल्टीज बाय ब्लेमिंग अदर्स। राइट आंसर है प्रोजेक्शन।